पोस्टल बैलेट काउंटिंग, डाक मतपत्र गणना। डिस्क्लेमर: यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। लर्निंग आउटकम्स: इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को समझ सकेंगे। वो फॉर्म 13A, 13B और 13C को किस तरह से स्क्रूटनाइज किया जाना है उसको समझ सकेंगे। पोस्टल बैलेट में वोट्स की मार्किंग कैसे होती है उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स यह भी समझ सकेंगे कि मैंडेटरी री वेरिफिकेशन ऑफ रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट्स कब किए जाने हैं और उसके संबंध में आयोग के दिशा निर्देश क्या हैं। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग: मतगणना के दिवस डाक मतपत्रों की गणना सबसे पहले की जाएगी। तत्पश्चात 30 मिनट के अंतराल के बाद ईवीएम यानी कि कंट्रोल यूनिट की गणना प्रारंभ होगी। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में कंट्रोल यूनिट में गणना प्रारंभ होने के लिए अलग अलग मतगणना स्थल होने पर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए एक अलग टेबल चिन्हित की जाएगी। आइडियल पोजीशन में किसी एक टेबल पर 500 से अधिक पोस्टल बैलेट को वितरित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक टेबल के लिए एक एआरओ, एक काउंटिंग सुपरवाइजर, 2 काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे। प्रत्येक कैंडिडेट द्वारा पोस्टल बैलेट गणना के लिए एक काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की जा सकेगी। रीवेरिफिकेशन ऑफ रिजेक्टेड फॉर्म 13A बाय द रिटर्निंग ऑफिसर: फॉर्म 13A में घोषणा पत्र में कुछ दोष होने पर पोस्टल बैलेट को अस्वीकार करने के पहले रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पुनः सत्यापित किया जाना चाहिए। ऑब्जर्वर द्वारा डाक मतपत्र गणना प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी की जाएगी, विशेष रूप से फॉर्म 13A में घोषणा की जांच के संबंध में। कलर ऑफ पोस्टल बैलेट: सभी प्रकार के निर्वाचन में सर्विस इलेक्टर्स के लिए डाक मतपत्र और लिफाफे सफ़ेद रंग के होंगे। सर्विस इलेक्टर्स के अलावा अन्य मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट का कलर इस प्रकार होगा: पार्लियामेंट्री इलेक्शन के मामले में सफ़ेद और असेंबली इलेक्शन के मामले में पिंक। काउंटिंग प्रोसीजर: सत्यापित करें कि प्राप्त डाक मत्र एक ही विधानसभा क्षेत्र के हों। नियत समय तक प्राप्त समस्त लिफाफे फॉर्म 13C के कवर को एक एक करके खोलें। फॉर्म 13C आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फॉर्म 13C खोलने पर 2 चीजें प्राप्त होंगी: फॉर्म 13A निर्वाचक की घोषणा और फॉर्म 13B छोटा लिफाफा। यदि दोनों सामग्रियों में से कोई एक सामग्री मिले तो उस एक सामग्री को वापस बड़े लिफाफे 13C में रखा जाएगा व लिफाफे 13C पर कारण बताते हुए अस्वीकार लिख दिया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर हम रिजेक्टेड लिख देंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म 13A का प्रारूप आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ध्यान देना होगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म 13A में इलेक्टर के सिग्नेचर हों, अटेस्टिंग ऑफिसर के सिग्नेचर हों, उसने अपना डेजिग्नेशन, ऑफिस का नाम लिखा हो या सील लगाई हो। इसके अलावा यह भी ध्यान देना होगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म 13A में मतपत्र का जो नंबर लिखा है, मतपत्र का वह नंबर फॉर्म 13B में लिखे मतपत्र के नंबर से मैच करे। फॉर्म 13B का प्रारूप आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और यहाँ पे मतपत्र क्रमांक कहाँ लिखा जाएगा वही भी आप देख रहे हैं। कंडीशंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ पोस्टल बैलेट: फॉर्म 13B को खोले बिना पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट किया जा सकता है यदि फॉर्म 13C के अंदर फॉर्म 13A नहीं पाया गया, घोषणा पत्र फॉर्म 13A पर निर्वाचक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर नहीं किए गए या ऐसा करने में सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित नहीं किया गया या अन्यथा काफ़ी हद तक दोषपूर्ण है।
फॉर्म 13A में घोषणा पर प्रदर्शित मतपत्र की क्रम संख्या फॉर्म 13B पर अंकित क्रम संख्या से भिन्न है। यदि प्रेक्षक ने फॉर्म 13C के लिफाफे पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और यदि प्रेक्षक की पहचान उसकी घोषणा फॉर्म 13A के आधार पर सत्यापित की जा सकती है तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। किसी पोस्टल बैलेट को केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि प्रमाणित करने वाले अधिकारी ने घोषणा 13A पर अपनी मोहर नहीं लगाई है, यानी कि सील नहीं लगाई है। यदि प्रमाणन अधिकारी ने उसके नाम, पदनाम, कार्यालय के नाम से संबंधित सभी प्रासंगिक विवरण दिए हैं तो पोस्टल बैलेट को स्वीकार किया जाएगा। अब पोस्टल बैलेट युक्त कवर फॉर्म 13B खोला नहीं जाएगा। फॉर्म 13B पर रिजेक्शन का कारण भी लिखा जाएगा। अस्वीकृत घोषणा 13A और कवर 13B को वापस कवर 13C में रखा जाएगा। सभी अस्वीकृत कवर 13C को एक लिफाफे में अलग रखा जाना चाहिए और आसान पहचान के लिए लिफाफे के शीर्ष पर आवश्यक विवरण लिखते हुए सीलबंद किया जाएगा। लिफाफे पर लिखा जाएगा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, गणना की दिनांक और सामग्री का संक्षिप्त विवरण। सभी स्वीकृत घोषणाओं को एक अलग लिफाफे में रखा जाएगा और मुहर बंद कर दिया जाएगा ताकि मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन ना हो। अब 13B खोलें और डाक मतपत्र की जांच करें और निर्णय लें। डाक मतपत्र को कैंडिडेट के अनुसार रखें। प्रत्येक कैंडिडेट द्वारा प्राप्त मतों की गणना करें। निर्धारित परिणाम पत्रक में सावधानी पूर्वक प्रविष्टि करें। पोस्टल बैलेट पर प्राप्त मतों का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मार्किंग ऑफ वोट्स। मतदाता द्वारा डाक मतपत्र पर वोट रिकॉर्ड करने के लिए कोई विशेष चिन्ह नहीं है। कोई भी निशान वैध है यदि वह संदेह से परे स्पष्ट रूप से किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में मत हेतु दिया गया है। अगर विकल्प को स्पष्ट करने के लिए एक ही कैंडिडेट के सामने निशान रूपी वोट को एक बार से अधिक लगाया गया है तो इसे खारिज नहीं किया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब हम कुछ सैंपल बैलेट पेपर में मार्किंग ऑफ वोट्स को देखते हैं। पहले इलेक्टर ने अल्फा को वोट दिया है, उसके सामने टिक का निशान लगाया है, यह वैलिड है। दूसरे इलेक्टर ने लैम्डा के सामने क्रॉस का निशान लगाया है, यह भी वैलिड है। तीसरे इलेक्टर ने अल्फा के सामने 2 टिक लगाए हैं, यह भी वैलिड है। चौथे इलेक्टर ने अल्फा के खाने पर टिक लगाया है, यह भी वैलिड है। पांचवें इलेक्टर ने अल्फा को वोट दिया है। हालांकि टिक लगाते समय मामूली सा हिस्सा बीटा के खाने में चला गया है, परंतु यह मत अल्फा के अकाउंट में ही जोड़ा जाएगा। रिजेक्शन ऑफ पोस्टल बैलेट। यदि घोषणा फॉर्म 13A पर लिखे मतपत्र की क्रम संख्या फॉर्म 13B छोटे कवर पर लिखी मतपत्र संख्या से भिन्न हो, कोई वोट दर्ज नहीं किया गया हो, एक से अधिक कैंडिडेट को मत अंकित किए गए हों, नकली मतपत्र हो, तो यह बैलेट पेपर रिजेक्ट हो जाता है। क्षतिग्रस्त, विकृत या संदिग्ध यदि यह सत्यापित करने में असमर्थ है कि डाक मतपत्र वास्तविक है या नहीं तो यह भी रिजेक्ट होगा। मतदाता को भेजे गए निर्धारित कवर में वापस नहीं किया गया। मार्क इस तरह से लगाया गया है कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किस अभ्यर्थी को वोट दिया गया है। यदि मार्क किसी लेखन के रूप में या किसी विशिष्ट निशान के रूप में लगाया गया है जिसके द्वारा मतदाता की पहचान की जा सकती हो, तो यह बैलेट पेपर रिजेक्ट किया जाएगा। अब यहां आप देख रहे हैं कि एक इलेक्टर ने लैम्डा और नोटा को वोट दिया है तो यह रिजेक्ट होगा। अगले इलेक्टर ने किसी को भी वोट नहीं दिया है तो भी रिजेक्ट होगा। तीसरे वोटर ने इस तरह से निशान लगाया है कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि इलेक्टर ने बीटा को मत दिया है या गामा को, यह रिजेक्ट होगा। चौथे इलेक्टर ने टिक का निशान तो बीटा में लगाया है परंतु अपना नाम या सिग्नेचर या कुछ भी अंक लिख दिए हैं, तो यह मतपत्र रिजेक्ट होगा।
5वें इलेक्टर ने इतना बड़ा टिक का निशान लगाया है कि यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि इलेक्टर ने किसको वोट दिया है। यह मतपत्र रिजेक्ट होगा। 6वें इलेक्टर ने टिक या क्रॉस का निशान नहीं लगाया है, उसने अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं। यह मतपत्र रिजेक्ट होगा। यह कटा फटा क्षतिग्रस्त मतपत्र है तो रिजेक्ट होगा। गणना के पश्चात सभी वैध पोस्टल बैलेट को बंडल करके एक पैकेट में एक साथ रखा जाएगा और रिटर्निंग ऑफिसर की सील और ऐसे कैंडिडेट या उनके एजेंट्स की सील के साथ सीलबंद कर दिया जाएगा जो कैंडिडेट या उनके एजेंट अपनी सील लगाना चाहते हों। इसी प्रकार सभी रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट को भी अलग से बंडल किया जाएगा और एक पैकेट में एक साथ रखा जाएगा और रिटर्निंग ऑफिसर की सील और ऐसे अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की सील के साथ सीलबंद किया जाएगा जो उस पर अपनी मोहर लगाना चाहते हों। मैंडेटरी रीवेरिफिकेशन ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स। यदि जीत का अंतर रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट से कम है तो सभी रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट को अनिवार्यतः पुनः सत्यापन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जब भी ऐसा दोबारा सत्यापन किया जाएगा तो पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। इस एजुकेशन वीडियो में हमने पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।